Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे आईसीटी की और आईसीटी की सीरीज में मैं आपके सामने आज फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो लेकर आया हूँ। एक नए टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बार बार मैं आपसे एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो उतनी कम होती चली जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं, चीजों को आपने पढ़ रखा है, बस आप काम करिए, आप प्रैक्टिस जो है वो लगातार करते रहिए। आइए देखें आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। आज हम बात करेंगे इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कई बार अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मैं हमेशा यही आपको बोलता हूँ कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा भी आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो आप भी अपने लेवल पर प्रैक्टिस करते रहिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है कि द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ। इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा के साथ में हुई है? तो मैंने आपको बताया ही है कि भाई वर्ल्ड का पहला जो नेटवर्क है वो कौन सा है, वो है अर्पानेट, राइट। और अर्पानेट का डेवलपमेंट किया किसके लिए गया था? तो अर्पानेट जो है वो डेवलप किया गया था यूएस आर्मी के लिए। बात समझ में आ रही है? अर्पानेट है क्या? अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो पहला इंटरनेट जो है या फर्स्ट इंटरनेट अगर हम देखें तो हम अर्पानेट बोलते हैं। और अगर हम वायरस की बात करते हैं तो हम उसी फर्स्ट इंटरनेट पे फर्स्ट वायरस जो है वो आया था और उसका नाम था क्रीपर, हम उसकी भी बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में दूसरे टॉपिक में मैंने आपको वो भी बताया है, हमने वो भी क्वेश्चन डिस्कस किया है कि भाई जो क्रीपर है वो किस नेटवर्क में आया था, तो वो अर्पानेट में ही आया था। अब अर्पानेट की अगर मैं बात करूं तो आपको इसको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो ये होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, राइट। मैं यहां पर लिख देता हूं तो आप याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, और नेट से होता है नेटवर्क। बात समझ में आ रही है? तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि इंटरनेट की उत्पत्ति की अवधारणा जो है वो कहाँ से विकसित हुई है, तो वो अर्पानेट से विकसित हुई है, जो किसके लिए डेवलप किया गया था? जो डेवलप किया गया था यूएस आर्मी के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट्स ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाते हैं? मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो हमारे पास अलग अलग रूल है उनको हम कंप्यूटर की भाषा में, इंटरनेट की भाषा में क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो जो प्रोटोकॉल होता है वही कहलाता है सेट ऑफ रूल्स। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो प्रोटोकॉल है वही कहलाता है क्या? सेट ऑफ रूल्स। और प्रोटोकॉल अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रोटोकॉल काम करते हैं। जैसे हमको फाइल ट्रांसफर करनी है तो वहां पर अलग प्रोटोकॉल होगा, हमको नेटवर्क स्टैब्लिश करना है तो वहां पर अलग प्रोटोकॉल काम करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर डिफरेंट डिफरेंट रूल जो हैं वो काम करते हैं, और वही रूल कंप्यूटर की भाषा में प्रोटोकॉल कहलाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल हो जाएगा। इन्वेंटर ऑफ WWW, अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब जिसको आप डायरेक्टली इंटरनेट बोलते हैं, तो उसके आविष्कारक जो हैं वो कौन हैं? वो हैं टिम बर्नेस ली। और टिम बर्नेस ली के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, टिम बर्नस ली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो टिम बर्नस ली जो है वो डायरेक्टर भी, मतलब इन्वेंटर तो है ही। किसके इन्वेंटर हैं? ये इन्वेंटर हैं WWW या वर्ल्ड वाइड वेब के, और ये डायरेक्टर हैं एक कंपनी जिसका नाम है W3C, राइट। तो ये भी आप इसमें जरूर याद रखिएगा। तो फिलहाल आप याद रखिए इन्वेंटर ऑफ WWW कौन है, तो वो टिम बर्नस ली, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? देखिए मैं इसी की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था W3C की, जिसके डायरेक्टर कौन है? जिसके डायरेक्टर टिम बर्नस ली है, ठीक है। जिसके डायरेक्टर जो हैं वो कौन है? वो डायरेक्टर हैं टिम बर्नस ली, अभी अभी मैंने आपको बताया है। अब बात आती है कि सर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, W से होता है वर्ल्ड, दूसरे W से होता है वाइड, तीसरे W से होता है वेब। तो जो WWW है वो W3 कहलाता है, और C से होता है कंसोर्टियम।
बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो W3C जो है उसके डायरेक्टर कौन है, टिम बर्नर्स-ली हैं। और W3C का फुल फॉर्म क्या होता है, तो W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, राइट। यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे आपको पता भी है तो आप देखेंगे तो हड़बड़ाकर आपको लगेगा कि यार ये तो वही लिखा हुआ है, लेकिन आराम से ऑप्शन को पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड वेब वाइब कंसोर्टियम, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है उसी पे टिक लगाइएगा, मतलब हड़बड़ाहट में बात समझ में आ रही, गलत आंसर पे टिक मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि द इक्विपमेंट नीडेड टू अलाउ होम कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। जो इक्विपमेंट जरूरी होता है घरेलू कंप्यूटरों को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, जो अनुमति देता है, उस उपकरण को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मॉडेम। अब देखिए जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका एक घरेलू कंप्यूटर है, आप इस पे कर रहे हैं। अब आपने क्या किया है, आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहिए। अब आप चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ों को डाउनलोड कर सकूं, मैं कुछ फाइल को एक्सेस कर सकूं। तो यहाँ पर जब आप चीज़ों को देखते हैं तो ये किस पर काम करता है, तो याद रखिएगा कि ये किन सिग्नल पर काम करता है। ये जो पूरा वर्ल्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये किन सिग्नल पर काम करता है, तो याद रखेंगे ये काम करेगा एनालॉग पर। बात समझ में आ रही है, ये पूरी जो है वो एनालॉग पर काम करेगा। और एनालॉग सिग्नल जब यहाँ से आएंगे, यहाँ एक डिवाइस लगेगी और इस डिवाइस के थ्रू आपसे कनेक्टिविटी होगा। आपका सिस्टम किस सिग्नल पर काम करेगा, वो करेगा डिजिटल पर। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक जो डिवाइस लगी है, इसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मॉडेम। और ये मॉडेम क्या करता है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब मैंने आपको पढ़ाया कि भाई इंटरनेट जो है वो एनालॉग सिग्नल पर है, हमारा जो सिस्टम है वो डिजिटल सिग्नल पर है। यहाँ से अगर आपको एक्सेस करना है तो आप इंटरनेट को, एनालॉग सिग्नल को आप डायरेक्टली अपने सिस्टम पर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कन्वर्जन करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक डिवाइस चाहिए और उस डिवाइस को आप मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम करता क्या है, मॉडेम कन्वर्जन करता है एनालॉग टू डिजिटल। और अगर आपको अपलोड करना है तो डिजिटल टू एनालॉग। बात समझ में आ रही है। तो आपका जो घरेलू कंप्यूटर है उसको जब आप इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहेंगे तो वो कैसे होगा, वो इसी मॉडेम के थ्रू ही होगा। बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है होस्ट के नाम से। बात समझ में आ रही है। और उस होस्ट से इंटरनेट पर अगर हम बात करें, उस होस्ट से जितने भी सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, वहां पर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी सिस्टम उससे कनेक्टेड हैं ये क्या कहलाते हैं, ये तो हो गया होस्ट, जो कहलाता है सर्वर। और यहाँ जो होते हैं ये होते हैं क्लाइंट, और क्लाइंट को बोल दिया जाता है नोड। बात समझ में आ रही है। हालांकि जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंटरनेट पर जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं वो पूरे नोड ही कहलाते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो सर्वर है वो होस्ट है, और क्लाइंट जो है वो जो उससे कनेक्टेड होते हैं वहां पर उनको हम नोड से डिनोट कर देते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर इसका होस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर www। www के लिए कौन से प्रोटोकॉल जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब पे कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि मैंने आपको ये बोला है कि भाई इंटरनेट पर डेटा का ट्रांसमिशन करना है, तो डेटा के ट्रांसमिशन के लिए सर्वर से क्लाइंट की तरफ अगर हम बात करेंगे तो सर्वर से क्लाइंट की तरफ जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा उसके लिए एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी, और वो प्रोटोकॉल होता है HTTP। यहाँ इसको हम बोल देते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो HTTP हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि WW के लिए जो प्रोटोकॉल चाहिए होता है वो कौन सा होता है, वो HTTP होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई देखिए, कोई कोई क्वेश्चन देखने में बहुत आसान रहेंगे, लेकिन हम कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा दिमाग भी लगा लेते हैं। हमको लगता है कि यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो फिर उसी दिमाग को लगाकर हम चीजों को गलत कर देते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो यहाँ डायरेक्टली बोल रहा है कि भाई वेबसाइट जो है वो किसका कलेक्शन है। तो वेबसाइट जो है वहां पर आप HTML डॉक्यूमेंट भी देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बने हुए जो डॉक्यूमेंट है, वेब पेजेस जिसको बोलते हैं, वो भी आप वहां पर देखते हैं। आप वहां पर ग्राफिक फाइल भी देखते हैं, आप वहां पर ऑडियो और वीडियो फाइल भी देखते हैं। तो याद रखिएगा कि वहां पर अगर इस ऑप्शन के आधार पर देखेंगे तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वेबसाइट की बात करेंगे तो वेबसाइट में वेब पेज, ग्राफिक फाइल, ऑडियो, वीडियो जैसी जितनी भी तमाम चीजें हैं वो सब वहां पर अवेलेबल रहती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। Which of the following topology is least affected by addition or removal of a node? देखिए कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें किसी एक्स्ट्रा नोड को जोड़ने से और हटाने से बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है या सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो अगर मैं रिंग टोपोलॉजी की बात करूं तो देखिए यहां पर जब आप देखेंगे तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, बीच बीच में आप देखेंगे अगर आप इसमें से 20 से कहीं पर भी आप क्या करेंगे, एक नोड को हटाते हैं, मान लीजिए इस नोड को हटाते हैं, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो खत्म हो जाएगा ना, तो ये समस्या हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि आप बस की बात करते हैं तो बस टोपोलॉजी में अगर आप डिवाइस को लगाते हैं तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये खत्म हो गया या मान लीजिए ये डिवाइस खत्म हो गया तो आगे आपका डेटा का ट्रांसमिशन तो होगा लेकिन इधर फिर मैसेज पहुंचेगा नहीं। स्टार की अगर बात करें तो स्टार में आप देखिए तो यहाँ पर स्टार में आपको ये पता चलता है कि भाई स्टार टोपोलॉजी जो है उसमें एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसको हम हब बोलते हैं, और इस हब के जरिए आप क्या कर रहे हो, नोड को कनेक्ट कर रहे हो। बात समझ में आ रही है, जितने पोर्ट का हब होगा उतने नोड वहां पर कनेक्ट किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है ना वो डायरेक्टली नहीं होता है, मतलब नोड टू नोड ट्रांसमिशन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू होता है। मतलब अगर कोई भी एक नोड, अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 और 4, अगर मैं बोलूं कि 4 जो है वो 3 को मैसेज ट्रांसमिट करना चाहेगा तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, वो क्या करेगा, हब के जरिए ही ट्रांसमिट होगा। तो यहां पर जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू होता है, इसलिए नोड के ऐड करने से यहां पर अगर मैं जोड़ दूं तो भी कोई समस्या नहीं है, और अगर मैं यहां से हटा दूं तो भी कोई समस्या नहीं है। तो सबसे समस्या है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम जो प्रभावित होगा वो कौन सा होगा, वो स्टार टोपोलॉजी ही होगी। बात समझ में आ रही है, तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मल्टीमीडिया पेजेस, दिस मीन्स दैट द पेजेस में कंटेन। देखिए बहुत ही आसान है, अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब पेजों को मल्टीमीडिया पेज के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि पृष्ठों में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। अब मल्टीमीडिया में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग चीजें। दूसरा आप देखिए तो टेक्स्ट पिक्चर ओनली, सिर्फ यही दोनों हो सकते हैं क्या। तीसरा आप देखिए तो क्या सिर्फ वीडियो क्लिप, साउंड, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजें आ गई हैं। चौथा अगर आप देखिए तो वहां पर क्या दिखता है, नॉन ऑफ द अबव। देखिए ऊपर के तीनों आपको दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये चीजें हैं, टेक्स्ट है, पिक्चर है, साउंड है, वीडियो क्लिप नहीं है, इसलिए ये अधूरा सच है। टेक्स्ट पिक्चर जो है वो भी अधूरा सच है, वीडियो क्लिप, साउंड, टेक्स्ट, पिक्चर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव जो है वो होगा नहीं। तो अगर किसी भी पेज को मल्टीमीडिया पेज बोला जाएगा तो उसमें आपको वीडियो क्लिप भी दिखेंगी, उसमें आपको साउंड भी दिखेगा, टेक्स्ट भी होगा और पिक्चर भी होगा। तो देखिए ऊपर के ऑप्शन देखने पर ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो रहेगा ही, लेकिन क्योंकि वो अधूरा है, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें मेंशन नहीं है जो ऑप्शन नंबर 3 में थी। तो ऑप्शन में बेहतर कौन सा है, कभी कभी आपको ये भी चूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, SMTP स्टैंड्स फॉर। अगर मैं बात करूं SMTP तो SMTP जो है वो क्या होता है, तो SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो SMTP जो है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, TCP IP का प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, TCP IP का प्रोटोकॉल है। करेगा क्या, इसकी अगर बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफर जो है वो डेटा के ट्रांसमिशन में सेंडर एंड रिसीवर के मध्य में ट्रांसमिट करता है। क्या ट्रांसमिट करता है, तो डेटा को ट्रांसमिट करता है, ईमेल को ट्रांसमिट करता है। तो आप ये याद रखेंगे कि जब भी हम ईमेल ट्रांसफर की बात करेंगे तो सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये देखें कहाँ पर है ये, तो ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बाद अगर 12th की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं ICT एक्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है और बोल रहा है कि ये ICT एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो कब आया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ICT एक्ट की, तो ये पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये एक्ट है क्या। तो यहाँ पर जब ICT एक्ट की बात करते हैं तो प्राइमरी लॉ इन इंडिया है किस फील्ड में, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं इसको बोलूँगा प्राइमरी लॉ इन इंडिया। अब बात आती है सर किस फील्ड का ये प्राइमरी लॉ है, तो ठीक है, किस फील्ड का प्राइमरी लॉ है, तो यहां पर याद रखें कि ये डील करता है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि सर प्राइमरी लॉ है जो डील करता है ई कॉमर्स और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। बात समझ में आ रही है, या साइबर क्राइम बोल लीजिए, जो भी आपको बोलना है। और तीसरा आप इसमें याद रखिए कि सर ये लॉ कब आया है, तो याद रखना है आपको कि सर ये 2000 में पास हुआ है और लागू हुआ है। तो ICT एक्ट 2000 में लागू हुआ। ठीक है, किससे संबंधित है, तो इंडिया का ये प्राइमरी लॉ है ICT के फील्ड में। किसको डील करता है, तो ई कॉमर्स से संबंधित चीजें, साइबर क्राइम से संबंधित या साइबर सिक्योरिटी से संबंधित चीजें। अगर डायरेक्टली आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिपोर्ट एरर मैसेज, त्रुटि संदेश अगर मैं बात करूं तो त्रुटि संदेश की रिपोर्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TCP IP ICMP और TCP IP ICMP और SMTP। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है। और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ICMP को, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। राइट, अब आपको ये पता चल गया कि सर ये जो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है ये क्या करेगा, ये संदेश देगा, ये त्रुटि या एरर को फाउंड करके मैसेज जनरेट करेगा। तो ये करता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, राइट, यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन पर अलग अलग जगहों पर डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो किया जा रहा है। अब जैसे ही डेटा के ट्रांसमिशन पर कहीं पर भी कोई भी एरर आती है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एरर आ जाती है, तो ये जो ICMP है ना, ये तुरंत एक मैसेज जो है वो किसको सेंड कर देगा, ये तुरंत मैसेज सेंड करेगा सोर्स IP को, और ये बोलेगा कि भाई इस जगह पर आप डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो आपके इस डेटा के ट्रांसमिशन पे ये फलानी एरर जो है वो आ गई है, उसको दूर करके ही आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जब भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं और वहां पर हमको जो भी एरर का हमको फेस करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, वो जो मैसेज आता है वो मैसेज कौन से प्रोटोकॉल का पार्ट होता है, कौन भेजता है, वो ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है वो इस मैसेज को भेजता है, इस एरर को भेजता है। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, विच इज द IP सोर्स राउटिंग।
देखिए आईपी सोर्स राउटिंग अगर मैं बात करूं और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आईपी सोर्स राउटिंग है। तो आईपी सोर्स राउटिंग देखें तो एसएसआर एलएसआर दोनों ही आईपी सोर्स राउटिंग है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो लास्ट डी वाला हो जाएगा, जिसमें एसएसआर और एलएसआर होता है। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि सर ये जो आईपी सोर्स राउटिंग है इसमें क्या चीज, ये एसएसआर क्या है, ये एलएसआर क्या है। तो एसएसआर को बोलते हैं स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग और एलएसआर को बोलते हैं लूज सोर्स राउटिंग। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए आप, इसको बोला जाता है स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग और इसको हम बोलते हैं लूज सोर्स राउटिंग। बात समझ में आ रही है। तो आईपी सोर्स राउटिंग जो है वो कौन सी है, तो यहाँ पर एसएसआर भी आईपी सोर्स राउटिंग है, एलएसआर भी है, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग और लूज सोर्स राउटिंग ये दोनों ही हैं। अब बात आती है कि सर इनका यूज कहाँ पर करते हैं, तो आप याद रखेंगे कि आईपी सोर्स राउटिंग की बात करें तो पहली चीज तो ये क्लियर है कि भाई ये ट्रांसमिशन या रूट की ही बात कर रहे हैं। तो ये याद रखिए कि जब आईपी सोर्स राउटिंग की बात करें, एसएसआर हो एलएसआर हो, तो उसका यूज किया जाता है डेटाग्राम ट्रांसमिशन में। बात समझ में आ रही है। तो डेटाग्राम ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। क्लियर, ये आप याद रखेंगे इसमें। ठीक है। तो आईपी सोर्स राउटिंग का प्रकार जो है वो इसमें से एसएसआर भी होगा, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग भी होगा और लूज सोर्स राउटिंग भी होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, नेट बायोस या जिसको नेटवर्क बायोस वो भी बोला जाता है, उसको किसने डेवलप किया है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मे भी आपने सुना हो कभी। तो नेट बायोस जो है वो होता क्या है, तो नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूं, कभी आपसे पूछ ले तो आपको पता हो, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बात समझ में आ रही है। नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको नेट बायोस के नाम से जानते हैं। अब ये जो नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये है क्या, तो याद रखिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है आईबीएम। तो आईबीएम ने इसको डेवलप किया है और किसके लिए डेवलप किया है, तो अपने नेटवर्क पर काम करने के लिए। अपने नेटवर्क के लिए आईबीएम ने नेट बायोस जो है वो डेवलप किया है। बात समझ में आ रही है। तो नेट बायोस जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, वो डेवलप किया गया है आईबीएम के द्वारा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये नेट बायोस जो है वो करता क्या है। तो नेट बायोस जो है वो लैन पर डेटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। इसके अगर मैं यूज की बात करूं तो जो लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा, वहां पर जब हम डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे उसमें आप इसको प्रयोग को देखेंगे, लैन पर डेटा ट्रांसमिशन में यूज। बात समझ में आ रही है। तो ये आप याद रखेंगे। तो नेट बायोस मेनली आईबीएम ने अपने नेटवर्क के लिए डेवलप किया था। तो क्वेश्चन के आधार पर राइट आंसर जो है वो आईबीएम हो जाएगा। और अगर आपसे यूज पूछ ले तो आपको ये भी पता हो कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है या जो एक नेटवर्क काम कर रहा है जिससे मल्टीपल सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो है वो है, मल्टीपल नोड्स कनेक्ट हैं, उनके बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए नेट बायोस जो है वो काम करता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। आप और भी क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस करते रहिए। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको 100+ टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं यहाँ पर, 20 एमपीजी के हैं, 20 आईसीटी के हैं, 50 जनरल इंजीनियरिंग टेस्ट जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर हमको इसकी पर्टिकुलर क्लास भी अटेंड करनी है तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन कोर्स जो है वो मिल जाएगा। लक्ष्य बैच हम इसके लिए चला रहे हैं। मेनली अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ग्रेड असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ही ये बैच जो है वो डेडिकेटेड है और प्रॉपर सिलेबस वाइज चीज़ों को कवर कराया जा रहा है, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग, आईसीटी, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये एक ऐसा पोर्शन है ना, मतलब हर जगह आपको नहीं मिलेगा, इसका कंटेंट भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर इस कंटेंट का यूज कर सकते हैं। एमपी जनरल नॉलेज को भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो प्रॉपर सिलेबस वाइज चीज़ें चल रही हैं, आप इसका यूज करके इसको पढ़कर और अपने एग्जाम जो है उसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही। चलिए फिर ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।